हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, आज बात करेंगे EDCS के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर सिस्टम। तो टॉपिक में जाने से पहले मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि करियर रिलेटेड कोई भी अपडेट्स या कोई भी टिप्स आप मिस ना कर सके। और जो लोग क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में या फिर फार्माकोविजिलेंस इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट या ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए मैं सब्जेक्टिव टॉपिक्स लेके आता हूं। और वो वीडियोस अगर आप देखते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर तरह के करियर गाइडेंस और करियर टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं EDC के बारे में। तो EDC के बारे में जानने से पहले दोस्तों, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये EDC होता क्या है। तो EDC एक तरह का डेटा कलेक्शन टूल होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में बहुत ही क्रूशियल सॉफ्टवेयर होता है। जो लोग क्लिनिकल रिसर्च या फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए EDC के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये EDC ही है जो कि पेशेंट्स रिकॉर्ड को कलेक्ट करता है और इसी के जरिए क्लिनिकल रिसर्च का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा या इंपॉर्टेंट हिस्सा कंप्लीट होता है। तो EDC एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने जैसा कि कहा, पेशेंट के रिकॉर्ड्स या पेशेंट के डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो आप ये सोचेंगे दोस्तों कि पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को या डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए CRF के जरिए, केस रिपोर्ट फॉर्म के जरिए EDC में पेशेंट का डेटा कलेक्ट किया जाता है। किस तरह के पेशेंट का डेटा कलेक्ट किया जाता है? जो पेशेंट्स क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये ECRF होता क्या है। ECRF एक तरह का केस रिपोर्ट फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में पेशेंट के क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट्स लिए गए, चाहे वो ब्लड मेजरमेंट्स हुए या फिर बायोकेमिस्ट्री, चाहे किसी तरह का एडवर्स इवेंट पेशेंट के साथ होता है, तो सब कुछ उस ECRF में डॉक्यूमेंट किया जाता है और ECRF के जरिए EDC में वो स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, पहले ECRF नहीं था, पहले पेपर CRF में या पेपर केस रिपोर्ट फॉर्म में पेशेंट्स के डेटा को कलेक्ट किया जाता था। लेकिन बाद में क्लिनिकल रिसर्चर ने, क्लिनिकल रिसर्च टीम ने ये इन्वेंट किया कि टाइम और कॉस्ट को बचाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड होना चाहिए, और इसी इलेक्ट्रॉनिक मेथड को फॉलो करने के लिए ECRF को बनाया गया और EDC को इन्वेंट किया गया। तो ECRF के जरिए आजकल के दिनों में क्लिनिकल ट्रायल के डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। पहले पेपर CRF में होते थे, अब ECRF में ही सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस पेपर CRF को बदल के ECRF को क्यों लाया गया या फिर इस EDC को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये पेपर CRF और ECRF में क्या अंतर है या क्या डिफरेंस है। तो पेपर CRF जो पहले था वो एक टीडियस तरह का काम किया जाता था। उसमें पेपर फॉर्म में उसमें क्लिनिकल रिसर्च के जो कोऑर्डिनेटर्स होते थे या फिर इन्वेस्टिगेटर्स होते थे, वो डेटा एंट्री करते थे पेशेंट्स की। उनके लिए हर तरह का सेपरेट फाइल मेंटेन किया जाता था, और किसी वजह से अगर किसी ऑडिट पर्पस के लिए अगर उस फाइल की जरूरत होती थी तो उसको बहुत ढूंढना पड़ता था। वही अगर EDC में या ECRF में किसी पेशेंट का डेटा एंटर किया गया हो तो उसे आसानी से ही ढूंढा जा सकता है, उसके सब्जेक्ट नंबर से या पेशेंट के पर्टिकुलर ID से। पेपर CRF बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एक तरह का डेटा कलेक्शन टूल हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे पेपर्स की जरूरत होती थी। उसमें एंटर करने में भी बहुत टाइम लगता था क्लिनिकल रिसर्च के स्टाफ्स को। वहीं पे EDC में
क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर या फिर क्लिनिकल रिसर्च के जो टीम है वो इजीली डेटा एंटर कर सकते हैं। पेपर सीआरएफ में अगर किसी तरह की गलती होती थी तो उसको मिटा के उसको फिर नए तरह से एंटर किया जाता था, तो जिस वजह से उस पेपर सीआरएफ में वो डेटा सही, उसका यूनिफॉर्मिटी सही नहीं होती थी, डेटा एक तरह के रिजिड दिखते थे। वहीं पे ई सीआरएफ में क्लिनिकल रिसर्च की टीम आसानी से, चाहे अगर गलत डेटा भी करती है तो उसको एडिट करके मिटा के करेक्ट डेटा एंटर कर सकती है। तो फिर इसमें कोई कंप्लायंस का कोई इशू नहीं आएगा, ऑडिट का कोई फाइंडिंग नहीं आएगा। तो इन्हीं चीजों की वजह से पेपर सीआरएफ को हटा के आज ई सीआरएफ को यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि ईडीसी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या जीयूआई के जरिए क्लिनिकल रिसर्च टीम को या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट टीम को ये नेविगेट करने में आसानी होती है। रिसर्च की टीम अगर डेटा एंट्री करती है तो उनके लिए आसानी होता है कि क्वेश्चंस को सही तरह से वो ढूंढ पाते हैं, सही तरह से समझ पाते हैं और सही सही डेटा एंटर कर पाते हैं। और उसी तरह से अगर डेटा मैनेजमेंट टीम ईसीआरएफ को रिव्यू करती है तो उनके लिए भी करेक्ट और इनकरेक्ट डेटा को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जो कि है वैलिडेशन। तो ईसीआरएफ में या ईडीसी में वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। वैलिडेशन के जरिए ही ये चेक किया जाता है कि जो डेटा ईडीसी में एंटर किया गया है वो सही है या गलत है। उसमें प्रोग्रामिंग किए जाते हैं कि अगर किसी तरह के गलत डेटा को साइट एंटर करती है तो ऑटोमेटिकली एक एरर मैसेज आएगा और साइट को पता चल जाएगा कि ये डेटा इनकरेक्टली एंटर किया गया है और वो डेटा को साइट करेक्ट कर पाएगी। और इसी वैलिडेशन फंक्शन की वजह से ही ईडीसी आज वाइडली पॉपुलर है। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है रिपोर्टिंग टूल। ईडीसी में बहुत तरह के रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि क्वेरी मैनेजमेंट के जरिए या फिर डेटा लिस्टिंग के जरिए हर सब्जेक्ट्स के डेटा को मॉनिटर किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है और पेशेंट या सब्जेक्ट के कंप्लीटनेस को देखा जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है कि वो उस ट्रायल के किस स्टेज पे है, पर्टिकुलर पेशेंट के डेटा कितने क्लीन है या कितने डर्टी है, इन सब चीजों को एनालाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ ईडीसी। ईडीसी में क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है ईसीआरएफ डिजाइनिंग। दोस्तों ईसीआरएफ डिजाइनिंग क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट टीम या क्लिनिकल रिसर्च की टीम अपने मुताबिक कर सकती है। मान लेते हैं अगर ये पेपर सीआरएफ होता और क्लिनिकल रिसर्च के ऑनगोइंग प्रोसेस के दौरान किसी तरह के मॉडिफिकेशन की जरूरत होती तो उन सारे पेपर सीआरएफ को डिस्कार्ड करना पड़ता, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस था। वहीं पे ईसीआरएफ में प्रोग्रामर्स अपने मुताबिक अगर क्लाइंट के तरफ से या फिर हायर मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से ईडीसी के ईसीआरएफ फॉर्म में किसी तरह के चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो प्रोग्रामर कर सकते हैं और उसमें इजीली चाहे किसी भी क्राइटेरिया में रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मॉडिफिकेशन किया जा सकता है किसी भी वक्त। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा फीचर ये है दोस्तों कि डेटा एंट्री। पेपर सीआरएफ में जैसे पहले बताया था मैंने कि अगर कोई गलत डेटा एंट्री होती है तो उसको मिटा के फिर सही तरह से एंट्री किया जाता था, लेकिन ईसीआरएफ में डेटा एंट्री साइट को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, एक ईसीआरएफ कंप्लीशन गाइडलाइंस या एक मैनुअल दिया जाता है जिसके जरिए साइट उसे देख के सही तरह से डेटा एंट्री करती है और किसी वजह से अगर डेटा में किसी तरह के एरर दिखे गए तो उसको साइट इजीली चेंज और मॉडिफाई कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, जो फीचर है वो है स्टोरेज। पहले पेपर सीआरएफ में हर पेशेंट के लिए एक अलग सीआरएफ के फाइल को मेंटेन किया जाता था। अगर किसी साइट में 10 ट्रायल चलते थे तो आप सोच सकते हैं कि
उसमें 15 या 20, हर ट्रायल में अगर 20 सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पे 40-50 फाइल के बीच में एक पेशेंट के फाइल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता था। तो इसी वजह से जो स्टोरेज है, स्टोरेज के जरिए पुराने जितने भी 4 साल 5 साल पुराने भी अगर सब्जेक्ट होते हैं तो उनके डेटा को भी ट्रैक किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। और ईडीसी में स्टोरेज के जरिए ही पुराने जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके अगर विजिट कंप्लीट भी हो जाते हैं, अगर उनका ट्रायल में पार्टिसिपेशन कंप्लीट भी हो जाता है तो ऑडिट के पर्पस में क्लिनिकल रिसर्च की टीम पुराने सब्जेक्ट के डेटा को भी रिकवर कर सकती है। अब बात करेंगे सबसे लास्ट और क्रूशियल फीचर के बारे में, वो है डेटा सिक्योरिटी। दोस्तों, पेपर सीआरएफ में डेटा सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू था। अगर किसी कारण कोई फाइल चोरी हो जाता था तो ऑडिट के दौरान ये एक कंप्लायंस इशू या फाइंडिंग निकल के आता था। वहीं पे ईसीआरएफ में या ईडीसी में सिक्योर्ड पासवर्ड या लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए ही आप लॉगिन कर सकते हैं, किसी क्लिनिकल ट्रायल के पेशेंट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर है क्लिनिकल डेटा के एक्यूरेसी के लिए। तो ये फीचर्स थे दोस्तों। अब बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ईडीसी, यानी कि ईडीसी के क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट है इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी कुछ नहीं दोस्तों, डेटा एफिशिएंटली डेटा एंट्री किया जाता है, डेटा को सही तरह से रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाता है। ईच एंड एवरी डे हर पेशेंट के डेटा को ट्रैक किया जा सकता है। डेटा क्वालिटी जो दूसरा पॉइंट है, जहां पे पेशेंट के डेटा में एरर्स पेपर सीआरएफ के कंपैरिजन में बहुत ही मिनिमल होते हैं, 0% में होते हैं, क्योंकि ईडीसी में वैलिडेशन के जरिए एरर्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और क्लिनिकल रिसर्च के टीम अकॉर्डिंगली जो एरर्स है उसको मॉडिफाई करके करेक्ट डेटा या फिर उस एरर डेटा को रिमूव करके करेक्ट डेटा एंट्री कर पाते हैं। तीसरा बेनिफिट है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं उसका कंप्लायंस ईडीसी के जरिए इजीली अचीव किया जा सकता है। ईडीसी में ऑडिट ट्रायल के फंक्शंस होते हैं जिससे कि रेगुलेटरी के टीम हुए या क्लिनिकल रिसर्च के इंटरनल मॉनिटर्स या इंटरनल ऑडिटर्स इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इंटरनल सुपरवाइजर्स इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस डेटा में किस पर्टिकुलर पर्सन ने चेंजेस किए हैं। अगर किसी तरह का एरर आता है तो वो अगर सीडीएम के एंड से कोई एरर है तो सीडीएम को एड्रेस किया जाता है, और अगर क्लिनिकल ट्रायल स्टाफ की तरफ से एरर है तो स्टाफ को एड्रेस किया जाता है। तो इसी वजह से हर तरह के डेटा के कंप्लायंस को या रेगुलेटरी कंप्लायंस को इजीली अचीव किया जा सकता है। जो आखिरी बेनिफिट है ईडीसी का वो है, जैसा मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि ईडीसी के जरिए टाइम और कॉस्ट दोनों बचता है। पहले पेपर सीआरएफ में प्रिंटिंग करवाना होता था, अगर किसी तरह के चेंजेस या अमेंडमेंट्स आते थे तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पुराने पेपर सीआरएफ में को डिस्कार्ड करना होता था, नया सीआरएफ इंट्रोड्यूस करना होता था, उसमें डेटा एंट्री कंप्लीट करना होता था। और इसी वजह से क्लिनिकल ट्रायल के जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें ज्यादा टाइम लगता था कंप्लीट होने में, इसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगता था क्योंकि पेपर सीआरएफ को बनाने की कॉस्टिंग ज्यादा होती थी। उसी जगह पे आज ईडीसी के जरिए इजीली डेटा को स्टोर किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है, एरर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और क्लिनिकल ट्रायल को टाइमली कंप्लीट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आखिरी पॉइंट जो है वो है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर्स अवेलेबल है जो कि क्लिनिकल इंडस्ट्री में या क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। सबसे पहला है रेव। आई मेडिडेटा या मेडिडेटा की तरफ से यह एप्लीकेशन इन्वेंट हुआ था जो कि क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है। बहुत सारी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज करती है और इसी के जरिए पेशेंट्स डेटा को कलेक्ट किया जाता है, पेशेंट डेटा को रिव्यू किया जाता है। दूसरा है ओरेकल क्लिनिकल। ओरेकल क्लिनिकल बहुत पहले यूज किया जाता है, अब कुछ चंद ऑर्गेनाइजेशंस इसे यूज करते हैं और ओरेकल क्लिनिकल भी एक तरह का ईडीसी सिस्टम है।
तीसरा है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म की को भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है और इन्फॉर्म भी एक तरह का EDCS है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर सिस्टम है जो कि पेशेंट डेटा को कलेक्ट करता है। लास्ट जो EDC के बारे में मैं बताऊंगा वो है क्लिन ट्रायल। क्लिन ट्रायल को भी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है, लेकिन ये डेटा मैनेजमेंट में या क्लिनिकल रिसर्च में पेशेंट डेटा रिव्यू या पेशेंट डेटा एंट्री या कलेक्शन के तौर पे इसे यूज किया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट EDC को लेकर क्लियर रहा होगा। फिर भी अगर EDC से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस क्वेरी का रेजोल्यूशन लेके आपके सामने जरूर आऊंगा। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं करियर रिलेटेड या सब्जेक्टिव टॉपिक लेके आप सभी के सामने फिर से आ सकूं। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे दोस्तों, धन्यवाद।